नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। पूरा देश भाई बहन के इस त्योहार को निडर होकर हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की सुरक्षा आज भी खतरे में दिख रही है। मराठी हिंदी विवाद को लेकर मनसे के गुंडों का उत्पात लगातार जारी है। कभी उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर को पीट रहे हैं, कभी उत्तर भारतीय महिला से माफी मंगवा रहे हैं, कभी बैंक में घुसकर बैंक अधिकारी को मार रहे हैं। कभी ये हाल है कि उस महाराष्ट्र का जहां की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज बताया जाता है, लेकिन पुलिस खामोश है। उत्तर भारतीयों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कल ही मनसे के गुंडों ने कल्याण में एक इडली होटल मालिक को धमकाया, गाली गलौज की, मराठी समुदाय से होटल का बहिष्कार करने को कहा, होटल से इडली नहीं खाने की अपील की गई। ये सब कुछ मराठी और गैर मराठी विवाद के तहत किया जा रहा है, जिसकी अब तक कोई रोक नहीं है, जिसकी अब तक कोई दवा नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। कार्रवाई पर सरकार को दुविधा, गुंडागर्दी में मनसे को सुविधा। रक्षाबंधन पर भी गुंडाराज, खतरे में उत्तर भारतीयों की सुरक्षा। राज साहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मराठी माणसांचं माफी मागतोय। एमएनएस के गुंडे मस्त, महाराष्ट्र पुलिस पस्त। स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज, खुला महाराष्ट्र पुलिस का भेद। एमएनएस की गुंडागर्दी, कहां है खाकी वर्दी। रक्षाबंधन के त्योहार पर भी महाराष्ट्र में मनसे के गुंडे शांत नहीं हैं। रक्षाबंधन पर उत्तर भारतीयों पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। कहने को तो महाराष्ट्र पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज कहा जाता है, लेकिन मनसे की गुंडागर्दी के आगे महाराष्ट्र पुलिस की चुप्पी ने सारी तेजी की पोल खोल दी है, ऐसा लगता है। मराठी और गैर मराठी भाषा पर विवाद, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के उकसावे भरे बयान से शुरू हुआ, वो बदस्तूर जारी है। कल्याण इलाके में मराठी और गैर मराठी भाषा विवाद में मनसे के गुंडों का शिकार इस बार होटल मालिक बना है। रॉयल स्टार इडली होटल के मालिक को मराठी के नाम पर मनसे के गुंडों ने न सिर्फ बुरी तरह से हड़काया, बल्कि माफी भी मांगने पर मजबूर किया। कल्याण के दुर्गा माता रोड पर होटल रॉयल स्टार इडली के मालिक को मनसे के गुंडों के प्रताड़ित करने और माफी मंगवाने का ऑडियो भी सामने आया है। राज साहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मराठी माणसांचं माफी मागतोय। राज साहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मराठी माणसांचं माफी मागतोय। मनसे के गुंडों ने मराठी समुदाय से इस होटल का बहिष्कार करने की भी अपील की है। बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति के तहत मनसे के गुंडे खुलेआम उत्तर भारतीय और गैर मराठी लोगों को पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, हिंदी बोलने से मना कर मराठी बोलने की धमकी दे रहे हैं, हिंदी बोलने पर महाराष्ट्र निकल जाने की धमकी तक दे रहे हैं। इस गुंडागर्दी को मनसे अपना स्टाइल बताती है। जैसे राज ठाकरे ने खुद कहा था कि उत्तर भारतीयों को अपने स्टाइल में समझाओ। मनसे के इस स्टाइल पर सरकार भी चुप है और पुलिस प्रशासन भी। और इसलिए राज और उनके गुंडे अपने मन से अपने मुताबिक कानून को हाथ में ले रहे हैं। गुजराती में लिखे बोर्ड को हटाकर मराठी में लिखने की धमकी देना, यस बैंक में घुसकर बैंक अधिकारी से मारपीट करना, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गुजराती में लिखे बोर्ड को उखाड़ फेंकना, उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर से मराठी ना बोलने पर कान पकड़कर बीच सड़क पर उठक बैठक करवाना, लोकल में उत्तर भारतीय महिला से मराठी के नाम पर बहस करना और फिर उसके घर पर जाकर धमकाना, माफी मंगवाना, स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारना, पनवेल में नाइट राइडर्स डांस बार में घुसकर लाठी डंडों से लैस दर्जन भर मनसे गुंडों का उत्पात, तोड़फोड़, ये सब मराठी अस्मिता के नाम पर राज के गुंडे कर रहे हैं। उनके बहकावे में, उनके उकसावे में आकर सवाल फिर से वही है कि आखिर मनसे के गुंडों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में मुंबई को हो क्या गया है, और अगर मुंबई में इस तरह की घटना घट रही हैं तो फिर पुलिस कहाँ है। मुंबई पुलिस अपने आप को
स्कॉटलैंड की पुलिस से भी ज़्यादा तेज बताती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कहाँ है? लोग पिट रहे हैं, मनसे के कार्यकर्ता पदाधिकारी पीट रहे हैं और पुलिस कहती है कि कोई शिकायत जनाब मिली नहीं है, जबकि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। चर्चा करेंगे। संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ेंगे। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सोहेल काजमी के पास चलूंगा। सोहेल साहब, आखिर मुंबई को हो क्या गया है? सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, बावजूद लोग पिट रहे हैं और मुंबई की पुलिस कहती है कि अच्छा कहाँ घटना हुई, कोई शिकायत मिली तो नहीं, लेकिन लोग तमाचे खा रहे हैं। लोग मनसे के कार्यकर्ता, मनसे के गुंडे लोगों को पकड़वा कर सरेआम माफी मंगवा रहे हैं, माफी का वीडियो मंगवा रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मंगवा रहे हैं। मुंबई पुलिस को क्या हो गया? किस दबाव में है पुलिस? सर, आप मनोज सर, आपको भी और फाजिल साहब आपको भी। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह का महाराष्ट्र की अपनी एक रखरखाव है और जिस तरह की इमेज पूरे भारत में महाराष्ट्र की है, जिसको हम कैपिटल मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं जो हैं, ये किसी जमाने में बाला साहब ठाकरे के जमाने में तो हम सुनते थे और उस वक्त इतना वाइब्रेंट महाराष्ट्र नहीं था जितना वाइब्रेंट आज है पूरी दुनिया में महाराष्ट्र। और सारी सभ्यताएं, सारी जबानें, मैं कभी नहीं कहता हूं कि रियासती जबानों का रोल नहीं होता है, मराठी का अपना रोल है। जैसे बाकी रियासतों में बिहारियों की अपनी लैंग्वेज है, गुजरातियों की अपनी लैंग्वेज है, कश्मीरियों की कश्मीरी लैंग्वेज है, डोगरों की डोगरी लैंग्वेज है, अपनी अपनी लैंग्वेजेस तो हैं। लेकिन उसके अलावा हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा को आप कहते हैं, उसको पूरा भारत और एनडीए की सरकार तो कहती है हिंदी का जो प्रचलन है वो पूरे दफ्तरों में और पूरे हिंदुस्तान के हर तहसील डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और उसके बीच में इस तरह का अगर कोई एक्टिविटी आती है तो इसका मतलब है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो अपना काम नहीं करती हैं, वो सुरक्षण जो लोगों के हकूक हैं उन पे उस खरा नहीं उतर रही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ए सिटी लाइक महाराष्ट्र के खुलेआम गुंडागर्दी और खुलेआम जबान के एतबार पे, देखिए जबानें किसी मजहब की नहीं होती हैं, जबानें किसी मुल्क की नहीं होती है, जबानें खुली फिजा में अपना अपना काम करती है। और जबानों का फिरोग जो होता है वो किसी के कहने पे ना बढ़ाया जा सकता है ना किसी को घटाया जा सकता है। किसी को कोई जबान अच्छी लगती है, उस पर कम्युनिकेट करता है और अपनी बात रखता है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। अपनी जुबान को मजबूत कीजिए, लेकिन बाकी जबानों को अगर आप कर्व करेंगे, देखिए महाराष्ट्र या जितने भी हम मेट्रोपॉलिटन शहर देखते हैं वो एक गुलदस्ता होते हैं। हर स्टेट के लोग जो हैं, हर छोटी सी छोटी तहसीलों के लोग महाराष्ट्र में बसे हुए हैं और महाराष्ट्र को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। चाहे वो अदब है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे बाकी पोर्ट्स का जो कारोबार है, उसमें पूरे भारत के लोग किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं और वो सब लोग अपनी अपनी जबानों से अपने अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां की जबान भी समझे। और इस तरह का जो स्टंट शुरू हो गया है, मुझे लगता है इसका फायदा जो है, बाबा साहब जो ठाकरे साहब का जो दौर था वो कुछ और था। हम उस वक्त के दौर को भी जानते हैं कि बांग्लादेशियों को रातों रात वहां से निकाल दो, जो दूसरे लोग आते हैं उनके साथ ये जुल्म तशद्दुद करो। आज बदलता हुआ भारत है, पूरी दुनिया जो है आज भारत के साथ आगे बढ़ रही है और भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। और उसमें इस तरह के इंसिडेंट जो आते हैं तो मुझे लगता है ये मुजम्मत के काबिल है। वी शुड कंडेम इट इन ऑल द वेज। और ऐसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अगर वहां की पुलिस कुछ नहीं करती है तो मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री को इसका कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए और नए रूल्स के तहत, नई रणनीति के तहत ऐसी चीजों को रोकना चाहिए जो ज्यादा आगे चलेंगी तो और मुसीबत क्रिएट करेंगी, जो फिर संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। इट इज द राइट टाइम टू कर्ब ऑल द कल्प्रिट्स whosoever belongs to any political party, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ताकि ये फसाद और ये चीजें दूसरी चीजों की रंगत ला ले, जिसमें हम मजहबी रंगत भी बोल सकते हैं, समाज को तोड़ने की रंगत भी बोल सकते हैं, जो अच्छा नहीं होगा एक सिटी लाइक महाराष्ट्र। साथ मौजूद हैं फाजिल अहमद साहब। मुंबई की शांति को किसकी नज़र लग गई है? कानून व्यवस्था की बात ज़रूर की जाती है। हमने सुना है कई ऐसे नेताओं को, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हों या फिर मनसे के लोग हों, वो कहते हैं कि साहब इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी, कानून को अपना काम करना चाहिए, इस तरह की घटनाओं को जो भी लोग अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होती नहीं है, डंडे लेके हाथ में दौड़ रहे हैं, तोड़फाड़ी हो रही है, मारापीटी हो रही है। कल भैया जी पीटे जाते थे, आज अन्ना जी पीटे जा रहे हैं।
मनोज जी, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। जी। एक दिन और आपने डिबेट किया था इस विषय पर, एक आज फिर कर रहे हैं। हम्म, जबकि सारे चैनल्स अगर चाहें तो इसको मजबूती से उठा सकते हैं। हम्म, ये बड़े शर्म की बात है कि इसी देश में रह करके लोग अपने देश को नहीं समझते हैं और बार बार जो है इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। और इनका निशाना कौन होता है? गरीब आदमी होता है। अरे अमिताभ बच्चन को जाके मराठी सिखाओ ना, तब न समझेंगे कि हाँ तुमने कुछ काम किया है। आप गरीब दुकानदार को, ठेला वालों को, खुंचे वालों को, जिनकी तो पुलिस भी नहीं सुनती है। और ये इनका पुराना स्टाइल है। यही कारण है कि मनसे के राज ठाकरे लगातार राजनीति में जीरो होते चले गए। अब तो जमानतें बचाना भी मुश्किल है उनकी। ये स्थिति इनकी पहले से है और अपने लगातार हाशिए पर जाते हुए घबराए हुए राज ठाकरे पुनः जो है अपने स्टैंड पर बैक हो रहे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप दूषित राजनीति। अब आजकल क्या हो गया है मनोज जी, लोग मंच पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदर से वही काम करते हैं जो उनको सूट करता है। ऊपर आते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। हम लोग तो एक ऐसे गुलदस्ता है जहाँ पीला फूल भी है, जहाँ गुलाब फूल भी है, जहाँ हरा भी है, नीला भी है, हर रंगों का समावेश है। भाषाएं इतनी है इस देश के अंदर। पिछली बार भी मैंने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे कि कोस कोस पर बदले पानी, दुई कोस पर बानी। ऐसे खूबसूरत देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे इतनी भाषाएं, इतना कल्चर, इतना अदर, यही तो डाइवर्सिटी है देश की। इस देश दुनिया में भारत क्यों इतना मशहूर है? इतने धर्म, इतनी जात, इतनी चीजें होने के बावजूद भी हम संगठित हैं, एकता में रहते हैं। आज उसी एकता को खंडित किया जा रहा है। धीरे धीरे आज ये लड़ाई जो शुरू हो रही है कहां तक जाएगी? क्या दिल्ली में, आप दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं, राजधानी है दिल्ली की, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। यही राज ठाकरे आ जाए दिल्ली में, यहाँ आकर के नहीं है, लोग पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, कोई उनसे बुरा बर्ताव कर रहा है। हम कहें कि साहब ये देश पार्लियामेंट है, मराठी लोग यहाँ कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तब क्या होगा? अगर हम लोग दिल्ली वाले इकट्ठा होकर, उत्तर भारतीय लोग इकट्ठा होकर इनको, राज ठाकरे को या जितने भी मराठी एमपी और एमपी हैं, उनको पार्लियामेंट जाने से रोक दें, ये आपकी पार्लियामेंट नहीं, आप मराठी पार्लियामेंट अलग बना लो, वहां चलाओ अपनी पार्लियामेंट। ये तो सीधे से अलगाववादी विचारधारा पैदा कर रहे हैं ना ये लोग। ये तो देश में कभी भोजपुरी के सवाल पर शुरू हो जाएगा, फिर हिंदी। बड़ी मुश्किल से हमारा देश तमिल, मतलब दक्षिण भारतीय भाषाओं में और हिंदी भाषाओं में एक ऐसे ही जंग शुरू हुई थी। बड़ी मुश्किल के बाद ये चीजें दूरी खत्म हुई है। आज फिर से ये लोग भाषा के सवाल पर जब लोगों को मार रहे, मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन को जाके मार के दिखाओ। अमिताभ बच्चन से कहो कि मराठी में फिल्म बनाओ, मराठी में बोलो, मराठी में खाना खाओ, मराठी में कहो हर चीज। आप क्यों नहीं जा रहे शाहरुख खान के पास, आमिर खान के पास जाइए, सारे तो उत्तर भारतीय लोग हैं, वहां कौन मराठी स्टार है? लेकिन आप क्यों नहीं वहां जाते हैं? अंबानी के पास जाइए, जो बड़े अंबानी भी तो गुजराती हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी कहाँ के हैं? गुजरात के ही तो हैं। वो बंबई में जाकर के कारोबार कर रहे हैं। उनसे कहिए कि आप मराठी बोलिए, उनसे अपनी बात कहिए। लेकिन जितने भी आज जो गायक हैं, चाहे वो मराठी, कोई भी तो मराठी नहीं है। तो ये जो बातें लोग कर रहे हैं गरीबों पे, हमें जब राजनीति में दुष्परिणाम आता है, जुल्म का शिकार जो है हमेशा गरीब होता है। रिक्शा वाला, खुंचा वाला, रेडी पटरी वाले, ये लोग इनके शिकार होते हैं और बहुत ही गिरा हुआ काम। ये लोग हफ्ता वसूलते हैं। देखिए सच्चाई ये है, ये लोग हफ्ता वसूलते हैं। हफ्ता नहीं मिलने पर ये लोग उनको मराठी मानुस के नाम पर मारते पीटते हैं, उनको धमकाते हैं। सच्चाई यही है कि ये लोग हफ्ता नहीं मिलने पर या किसी ने नहीं दिया तो उसको मराठी भाषा के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, और जब वो हफ्ता देने लगता है फिर उसको छोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर हफ्ता वसूली का जो पुराना धंधा चल रहा था, वही है। आज भी हफ्ता वसूली होती है वहां पे, चाहे हर पार्टी के लोग करते हैं। ये जो हफ्ता वसूली की गैंग है, ये वही गैंग है। और पुलिस क्यों नहीं बोलती? पुलिस इसलिए बोलती कि पुलिस भी हफ्ता वसूलती है। ये चोरे चोर मोसेरे भाई, ये जो हफ्ता वसूली गैंग है, पुलिस भी उनसे पैसे, डायरेक्ट पुलिस तो हफ्ता लेती नहीं, तो पुलिस भी उन हफ्ता वसूलने वालों से कुछ शेयर वो भी ले लेती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बात तो सबको पता है महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, पर कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई नहीं बोल रहा है तो धीरे धीरे ये घटना बढ़ेगी, कभी दक्षिण भारत के नाम पर, कभी उत्तर भारत के नाम पर, कभी मध्य भारत के नाम पर, कभी भाषा। अरे भारत में, भारत के बनो ना, भारतीय होने से जितना बड़ा गर्व है, मराठी होना उतना बड़ा गर्व की बात नहीं है, भोजपुरी होना उतना गर्व की बात नहीं है, हिंदू और मुसलमान होना उतना गर्व की बात नहीं है। पर गर्व की बात है कि हम भारत हैं। हमें गर्व इस बात पे है कि हम भारत हैं, हम आर्यभट्ट हैं, हम बुद्ध हैं, हम भारत हैं।
हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भारत एक गोद है। ये भारत जो है एक गोदी है जहां सभी बच्चे 140 करोड़ इस भारत की गोद में बैठ जाते हैं। इस पे गर्व होना चाहिए, न कि ये आप जाकर के अपनी दूषित राजनीति है। ये सीधे सीधे पुलिस पर, हम तो पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस हफ्ता वसूली गैंग को प्रमोट कर रही है, उनसे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। जी मनु जी। संजीव बुनियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव बुनियाल साहब, बहुत अच्छी बात फासिल अहमद साहब ने कही कि अगर इनको मराठी में इतना ही गर्व है तो आप ये अपनी अपनी मराठी संसद को अलग बना लें, हम लोग उनको दिल्ली नहीं आने देंगे। बोले जाओ तुम अपनी एक मराठी संसद बना लो, वहीं पर सारे मराठी सांसद बैठो। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बात कही थी, ये बात सांसद दुबे ने कही थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे और यहाँ पर आओगे या उत्तर भारत में जाओगे तो लोग आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर आओगे तो हम आपको डुबो डुबो के मारेंगे समुंदर में। तो आप देखिए कि दो बड़े नेता, समाज के ऊपर उठे नेता, समाज इनका अनुसरण भी करता है, आचरण भी करता है, इनको मानता भी है, जानता भी है, समाज में इनका स्थान है। लेकिन बात एक कह रहा है कि भाई इधर आओगे तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, और दूसरा कहता है कि तुम उधर आओगे तो समुद्र में डुबो के मारेंगे। अब बताइए कि कहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पर जो अपना धंधा पानी के लिए गौर करने वाली बात एक और बता दूं मैं संजीव जी, कि महाराष्ट्र में भले ही उत्तर भारतीयों की पिटाई हो रही हो या दक्षिण भारतीय इडली वाले को पीटा गया हो, आज माफ़ी मंगवाई हो, लेकिन देश भर में ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मराठी नहीं है, मध्य प्रदेश में मराठी नहीं है, दिल्ली में मराठी नहीं है, या फिर दूसरे राज्यों में मराठी नहीं है, दक्षिण भारत में मराठी नहीं है। किसी भी मराठी के खिलाफ देश के किसी भी राज्य से कोई आक्रोश नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, सब अपने अपने यहाँ खुशी से रह रहे हैं। लेकिन अगर मुंबई में ये नंगा नाच हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन? मनु जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो सारे में से जिस्ट आता है वो यही आता है कि मराठी लोग व्यापक रूप से सारी जगह पर सब स्टेट्स में हैं, परंतु फिर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का किसी भी भाषा को बोलने वाला वो मराठियों के अगेंस्ट लाठी नहीं उठा रहा, उनको मार नहीं रहा, उनको भगाने की बात नहीं कर रहा, उनपे कोई भी तरह दुराचार नहीं कर रहा। तो ये बताता है हमारी संस्कृति और हमारे लोगों की, आम लोगों की, जिनको हम कई बार रेडी वाला भी कह देते हैं, कई बार छोटी जाति, कई बार छोटी अपब्रिंगिंग से उठने वाले व्यक्ति को कह देते हैं कि जिनका रोजी रोटी बहुत जो है निम्न स्तर से होता है, वो भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की, क्योंकि ये मराठी है, ये हमारी पिटाई कर रहा है, ये वहां पर हमारे भाइयों को, बहनों को जो तांडव कर रहे हैं उनके साथ, तो हम इनके अगेंस्ट इस स्टेट में इनको रहने नहीं देंगे। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हो रहा। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि आम जनमानस कितना समझदार है कि ये सब चंद वोटों की राजनीति का एक जो है प्रकटीकरण हो रहा है महाराष्ट्र में। तो इसको लेकर भी सिर्फ एक परिवार के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे परिवार के लोग जिनके परिवार के मुखिया और जिन्होंने इस परिवार पार्टी को बनाया, जिनके नाम से परिवार जाना जाता है, उन्होंने कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं किया। तो ये आम जनमानस की समझदारी और भारतवर्ष का अटूट विश्वास संघीय ढांचे पर ये बताता है कि हम सब लोग बहुत अपब्रिंगिंग हैं, अपडेट हैं। हमें किसी तरह की इस तरह की लड़ाइयां करके, इस तरह के हल्के झगड़े करके, ये चंद वोटों के लिए जो इस तरह का मराठा जो साम्राज्य इस्टेब्लिश करने की ये इस तरह से दर्शन लोगों को पिटाई करके दिखाना चाह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है। ये आप जो है जो करना चाह रहे हैं, जो देश में इस तरह की आस्था लोगों के मन में आपस में तरह के मन मुटाव फैलाकर बहलाना चाह रहे हैं, लोगों को बहलाना फुसलाना चाह रहे हैं, लोग आपके बहलाई फुसलाई में नहीं आने वाले। और आप देख लीजिएगा जिस काम के लिए लोग सब कर रहे हैं, इनको उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला, बल्कि इनको उसका नुकसान होने वाला है। उसका लाइव एग्जांपल अगर कोई बैरोमीटर है वो यही है कि और जगह मराठा, जो मैंने आपको भी डिटेल में कहा कि मराठाओं के अगेंस्ट कोई किसी ने कमर नहीं कसी है, महाराष्ट्र मराठा बोलने वालों के अगेंस्ट किसी ने कमर नहीं कसी है। ये एग्जाम्पल है अपने आप में इस बात का कि इनकी पूरी राजनीति, रणनीति, वोटों की नीति फेल हो चुकी है। मेरे साथ सोहेल काजमी साहब हैं। सोहेल काजमी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश हम ये करेंगे कि महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है, मुंबई में विवाद चल रहा है, भाषा विवाद चल रहा है, और दो भाई एकजुट आ चुके हैं। स्वाभाविक तौर पर उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है, तो मराठी मानुष के नाम पर वो अपनी ज़मीन को पाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है,
लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के जिम्मे है, गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, बावजूद लोग पिट रहे हैं। और पुलिस में जो एक सत्ता का इकबाल होता है ना, पुलिस का जो एक इकबाल होता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती एक घटना घटने के बावजूद, यही घटना भी बिहार में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, उत्तराखंड में हो जाए, तो जनाब बुलडोजर चल जाएगा, घर भी गिर जाएगा। लेकिन यहाँ ना बुलडोजर चल रहा है, ना घर गिर रहा है, ना किसी को डर लग रहा है, ना किसी को खौफ हो रहा है, और चटाचट चाटों की आवाज आ रही है, लेकिन इन चाटों की आवाज की गूंज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए सर, मुझे लगता है कानों तक पहुंच रही होगी और कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रहे होंगे। नहीं, देखिए क्या रणनीति, क्या मतलब हम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है क्या? कितनी नहीं, रणनीति बनाने की जरूरत है, जरा मुझे बताइए। मतलब दो देशों के बीच का युद्ध है क्या? देखिए मनोज भाई, पाकिस्तान के अंदर घुसकर देखिए, हमने मैं- आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए, हमने अपने घर के अंदर जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो भाषा के नाम पर देश को बांट रहे हैं, समुदाय को बांट रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। पिछले देखिए मनोज 1.5 भाई, महीने से यह तमाशा चल रहा है। देखिए मनोज भाई, सारी चीजें जैसे संजीव साहब ने कहा कि सारी चीजें वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। टोटल फेल्योर तो है। अगर छोटा सा इंसिडेंट भी होता है तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन करना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शंस की जो एक बीमारी है और वोटों का जो लालच है, वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने पे एक दूसरे को मजबूर करता है। आप देखिए दोनों भाई जो है आइडियोलॉजिकल एक दूसरे से फार अपोजिट है। दोनों की जो बॉडी लैंग्वेजेस है बिल्कुल फार अपोजिट है। और आपने देखा होगा कि दोनों की जो जमीन खिसकती हुई महाराष्ट्र में दिख रही है, उस जमीन खिसकने के चक्कर में ये दोनों भाई इकट्ठे हो रहे हैं और बिना सहमति के, बिना आइडियोलॉजीज के ये दोनों एक बात को पे काम करना चाहते हैं, एक रोड मैप की तरह काम करना चाहते हैं। जहां इनके वालिद साहब जिस चीज को प्रोपोगेट करते थे, मराठी लैंग्वेज और ये सब चीजें, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज वो चलेगा नहीं, वो नरेशन चलेगी नहीं। आपने देखा कि लोगों ने अपने वोट के बलबूते पे मजबूत से मजबूत सरकार को गिरा दिया और दूसरी सरकार वहां पे ले आए। वहां पे चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन लोगों के वोटों के जरिए ही वहां से सब चीजें हो रही हैं। इसके बीच में भी आपने देखा होगा कि आपने एक कोशिश की कि रात सुबह 5 बजे एक सरकार बनाने की कोशिश की, अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला। 11 साढ़े 11 बजे वो सरकार डिसॉल्व होगी। देखिए डिक्टेटरशिप से या जोर जबरदस्ती से आप किसी चीज को एक बार तो उसका मजा ले सकते हैं, लेकिन आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। लोगों के दिलों पे आप राज नहीं कर पाते हैं और लोग सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरियत में। और महाराष्ट्र भी एक बड़ा सिविलाइज्ड शहर है और वो भी भारत की हर जबानों के साथ वहां फरोग करता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बड़ा अफसोस है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो भी हैं, उनका जो भी होम मिनिस्ट्री है वहां पे, उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो सिविल सोसाइटी के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो इन चीजों पे हमेशा बात करते हैं या इन चीजों को उठाते हैं, उनको कुछ ना कुछ इकट्ठे होके महाराष्ट्र की इस मुसीबत के लिए इकट्ठे होके आगे आना चाहिए और जंग लड़नी चाहिए सरकार के साथ कि ये फसादात जो हैं यही कहीं पे इनको कर्व किया जाए या इन पे रोकथाम करने की कोशिश किया जाए, या कुछ स्ट्रिक्ट लॉज महाराष्ट्र में लाए जाएं जो जबान के आधार पे सोसाइटी को तोड़ते हैं या मजहबी आधारों पे तोड़ते हैं। तो मुझे लगता है एक मैकेनिज्म जो है फोर्सिबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और महाराष्ट्र की सरकार को भी, अगर महाराष्ट्र की सरकार को प्रॉब्लम आती है कुछ इंट्रोड्यूस करने में, तो मरकज की हेल्प ले सकती है, क्योंकि मुंबई जो है वो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें जो हैं, ये तो फ्रस्ट्रेट हैं दोनों भाई। इनको तो पता है कि आने वाला रणनीति जो सियासी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये सोच रहे हैं। लेकिन बाकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको एकजुट होकर इस मुसीबत से आम शहरी को, आम गरीब इंसान को, हिंदुस्तानी को निजात दिलानी चाहिए। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। असल में भारत के चुनाव लड़ने की कलाएं होती हैं और अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी कलाएं हैं और इस कारण वो चुनाव जीतती है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगाती हैं, लेकिन मुंबई बीएमसी के मामले पर दोनों भाइयों ने या ठाकरे ब्रदर्स ने ये जो भाषा का कार्ड खेला है, बीजेपी थोड़ा उलझ सी गई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। राज ठाकरे की कुछ बातें हम चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि उत्तर भारतीयों को हम लोग पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। गुजरात से जब बिहारियों को भगाया गया तो क्या किया,
उस वक्त तो कोई विरोध नहीं हुआ, 2 बार बिहार के लोगों को भगाया गया। देखिए उन्होंने नब्ज पकड़ ली बिहार चुनाव। और यह भी आरोप लगाया राज ठाकरे के द्वारा कि जिस व्यक्ति ने बिहारियों को पीटकर 2 बार भगाया गुजरात से, उस व्यक्ति को बीजेपी ने विधायक का टिकट दिया और विधायक बना दिया। अब मुंबई अगर कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट बिहार को भी कर दिया गया, और शायद यही कारण है कि सरकार दबाव में है, वो इस ट्रैप में फंस गई है कि वो हिंदी का प्रस्ताव अगर वापस लिया तो इसी कारण से लिया कि मराठी वोट ऐसा ना हो हाथ से खिसक जाए, क्योंकि अगर बीएमसी के चुनाव होंगे तो बीएमसी के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मराठी वोट है। तो इसलिए सरकार 2 कदम आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन दोनों कदम पीछे भी खींच ले रही है। मनोज जी, सरकार इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये बेवजह का डरना है। मराठी हो, सबके अंदर एक दिल है और भारत के प्रति सभी की आस्था है। हमारा देश एक है, एक विशाल शरीर है, ये सभी इसके हाथ हैं, कान है, नाक है, हाथ, मुंह, पैर, सब कुछ है, ये कुछ अलग नहीं है। रहा सवाल गुजरात की बात आप कर रहे हैं, तो गुजरात में भाषा के सवाल पर कभी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, कोई निजी मामला ऐसा तो दिल्ली में भी एक विधायक जो है मुर्गा की दुकान पर जाकर के तोड़फोड़ किए, बाद में मालूम चला कि वहां भी हफ्ता वसूली का सब मामला था। तो ऐसा तो दिल्ली में भी होता रहता है। कई भाजपा के विधायक जो है दिल्ली के अंदर नॉनवेज मत खाओ, तो मुर्गा मत बेचो, यहाँ अपना नाम लिखो, कौन हो तुम उसकी पहचान, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। अभी आपने कावड़िया में भी देखा। तो ये तो पूरे देश में बीजेपी जो है इसी की पॉलिटिक्स करती है। अब बीजेपी के जमाने में ज्यादा होता है, लेकिन कहीं भी भाषा के सवाल, दिल्ली में ठीक है वेज नॉन वेज पर आपकी अपनी कुछ हो सकती है, लेकिन जिस तरह का गंदा खेल महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, सिर्फ मुंबई में होता है, बाकी महाराष्ट्र में नहीं होता है। मुंबई में जिस तरह का ये गंदा खेल खेल रहे हैं कि भाषा के सवाल पर जब मारपीट करना, ठीक है हमारा देश है, 2 भाई एक घर में आपस में लड़ाई करते हैं, एक ही बाप की 2 संतान है, उनके अंदर भी गोलियां चल जाती हैं एक दूसरे के प्रति, वो बात तो समझ में आती है कि ठीक है हम एक जगह रह रहे हैं तो कुछ हमारे, जब बर्तन 2 होते हैं तो आपस में थोड़ा टकराते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन भाषा के सवाल पर आप किसी को नीचा दिखाएं, किसी को मारे पीटे। अभी देखिए, ये पहले रेडी पटरी की बात होती थी, अब यस बैंक के मैनेजर के मारपीट हुई। अगर जिस दिन ये अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी के घर पे ये लोग पहुंच जाएंगे, उस दिन सरकार जाग जाएगी, उस दिन सरकार अपना पावर दिखा देगी, तब कानून भी सक्षम हो जाएगा, तब सरकार भी सक्षम हो जाएगी। लेकिन अभी जब तक जो है ये मिडिल क्लास तक है, लोअर क्लास तक है, जो कम बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं उनके ऊपर है, तब तक सरकार को भी नहीं सूझ रहा है। लेकिन जब ही ये लड़ाई, देखिए आग लगती है तो सारे घर जलते हैं, वो आग नहीं पहचानती कि हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, मराठी कौन, उत्तर भारतीय कौन। जब ये इनकी गुंडई और इनकी सरकसई जो है अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंच जाए, और पहुंचेगी, आज नहीं तो कल ये पहुंचेगी। और गुजराती है फैमिली है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब तो गुजराती हैं, कोई मराठी नहीं है इसमें। तो जब इनके घर पे ये लोग हमला करेंगे, तब यही पुलिस, आप देखिएगा कि कितनी चाक चौबंद हो जाती है, तब यही सरकार कहेगी कि ये गलत हो रहा है। आज आंख इसलिए बंद किए हैं कि अभी आंच गरीबों पे आ रही है, अभी आंच कमजोरों पे आ रही है, अभी आंच जो है ऐसे लोगों पे आ रही है जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये आग लगी है, निश्चित रूप से जान लीजिए कि एक दिन अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के घर पे भी ये लोग हमला करेंगे। तब आप देखिएगा कितना तेजी से इनके अंदर चेतना जागती है, तब संविधान की याद आने लगेगी। लेकिन इस देश में जो उद्योगपति, जो कमजोर और गरीब के प्रति जो नफरत, देखिए हमारा देश ना गरीबी से परेशान नहीं है, गरीबी के नाम पर गरीबों को जो अनादर होता है, जो गरीबों का जो अनरिस्पेक्ट किया जाता है, उससे देश परेशान है। हमारे पास पैसा रहे ना रहे हमको कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो इस बात के लिए हमारा अपमान किया जाता है कि मैं फटी चप्पल पहना हूं, कपड़े पुराने पहने हैं, हम दिखने में गरीब जैसे दिखते हैं, हम ठेले पर फल बेचते हैं, हमारा इस देश के अंदर चतुर्थ श्रेणी में नाम आता है, लोग कहते हैं हम लोअर क्लास हैं। इस बात से बहुत तकलीफ होती है आम गरीब आदमी को। गरीब आदमी को अपने पैसे से या गरीबी से या परेशानी से कोई परेशानी नहीं है, वो झेल लेता है इन सब चीजों को। लेकिन जब उसका अनादर किया जाता है, जब उसका अनरिस्पेक्ट किया जाता है, जब उसको गरीब के नाम पर, गरीबी के नाम पर उसको सताया जाता है, आप सोचिए कि थाने में गरीब जाता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। जब तहसीलों में, ब्लॉकों में, जब सरकारी दफ्तरों में गरीब जाता है फटी चप्पल और मैला कपड़ा पहन के, तब उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। वो राजनेता, आज किसी भी विधायक के दरवाजे चले जाइए, आप किसी सांसद के घर चले जाइए,
केवल गरीब लोग वहां मिलते हैं अपने दुख की बात करने के लिए। किसी को राशन नहीं मिला तो किसी को पेंशन नहीं मिली, किसी ने पुलिस ने किसी को अत्याचार कर दिया। ऐसे ही ज्यादातर 99% लोग जनप्रतिनिधियों के ऐसे ही बेचारे उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हम नेताजी हमारा कुछ भला कर देंगे। नहीं तो कोई अमीर आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई किसी नेता के नहीं जाता है। आप किसी भी विधायक, पूरे देश के सभी विधायक, क्या उत्तर प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या बंगाल, आप किसी जनप्रतिनिधि दरवाजे जाइए, केवल गरीबों की भीड़ लगती है वहां। तो ये भीड़ लगाने के लिए इनका एक पॉलिसी है कि भाई गरीब को सताओ, गरीब को गरीब बनाए रहो, ताकि हमारे दरवाजे पे भीड़ कौन लगाएगा, हमारी राजनीति कैसे चलेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है मनु जी। मैं तो इस देश में एक ही समस्या देखता हूं कि गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी के नाम पर जो गरीबों पर अत्याचार होता है, जो गरीबों पर अनादर किया जाता है, जो गरीबों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ये बहुत तकलीफदेह बात होती है जी। संजीव उनियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब, मैंने सुना था संजय राउत का बयान कुछ दिनों पहले आया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय लोग आते हैं और मुंबई में आकर मराठियों के हक पर डाका डालते हैं। अभी जब हम खबर चला रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त मुंबई की एक लोकल ट्रेन में दो महिलाओं के बीच तीखी बहस हो गई। बहस भाषा को लेकर हो गई। एक महिला जो कि मराठी महिला थी, उसने गैर मराठी महिला से कहा कि तुमको मराठी आती है, उसने कहा नहीं आती, तो उसमें लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी। ये जो समुदाय के बीच जो बहस जा रही है, समुदाय के बीच जो चर्चा चल रही है, इसका बड़ा एक अजीब सा नैरेटिव निकल कर आ रहा है। CST करजत पर ये बहस हो रही थी। तो सोहेल साहब, ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता भी पैदा करती है, नफरत भी पैदा करती है। इतनी बहस अगर शिक्षा को लेकर हो जाए, सड़कों को लेकर हो जाए, रोजगार को लेकर हो जाए, कपड़ों को लेकर हो जाए, रोटी को लेकर हो जाए, किसानों की आत्महत्या को लेकर हो जाए, तो फिर बात ही क्या। बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल दुखता है जब हम ये बातें सुनते हैं। हिंदुस्तान के एक कोने में दूसरे कोने की जब बात सुनते हैं, और वो भी जबान को लेके। इसका मतलब है कि ये जो लीडर हैं, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए महाराष्ट्र के, या जो रोल मॉडल फैमिलीज हैं महाराष्ट्र की, इनको महाराष्ट्र के भविष्य की, महाराष्ट्र के आने वाली जनरेशंस की, और भारत के एक एसेंस की, भारत का एक जो अपना कल्चर है, जो फैब्रिक है, उसकी कोई भी कदर नहीं है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। और इससे देखिए, कुछ करने से कुछ वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन जो चीजें सोसाइटी को तोड़ती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। और उसका असर ये होता है कि ये जो रोल मॉडल्स हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, ये आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा महाराष्ट्र की सरजमी पे कि इनके पूर्वजों का भी कोई नाम नहीं लेगा। और ये चीजें उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो इनके लिए भी अच्छी नहीं है। देखिए, जोड़ने से, जो अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट देखते हैं, तो जिन लोगों ने भारत को जोड़ा है जबान के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, वो चाहे जिस भी मजहब से हैं, वो खूबसूरती का गुलदस्ता जो बना रहे, खिला रहे, जिसमें जिसने योगदान दिया है, उनकी 5-5, 10-10 पीढ़ियों को याद किया जाता है, किताबों में जिक्र होता है। और जिन्होंने नफरतें और इस तरह के रोष सोसाइटी में बढ़ाने का काम किया है, उनको हिस्ट्री क्या, मुझे लगता है आने वाला कल भी जो है वो याद नहीं करता है। तो इनके जो इनको समझाने वाले, इनको समझाएं कि साहब, ये जो आप कर रहे हैं, ये उनको तो आप डैमेज करेंगे, गरीब मजदूर, एक रेडी वाला, फरोश वाला, सबको, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल जो है, ना आपका ना आपकी पार्टी का वजूद जो है वो महाराष्ट्र में नहीं दिखेगा। और उसका फायदा जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अच्छी नीतियों के साथ, जो भी उभरती हुई होंगी पार्टीज वहां की लोकल, वो इसका फायदा लेगी और लोगों के दिलों पे राज करेगी। क्योंकि जो ह्यूमन एंगल को टच करता है, ह्यूमैनिटी से उसको निकाल दिया जाता है, ह्यूमैनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। यही एक कल्चर और एक सेंस है पूरे भारत की। और हमने देखा है बहुत हुक्मरान बड़ी बड़ी डिक्टेटरशिप से पूरी दुनिया में अपने ताकत के बलबूते पे कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर तो चलती हैं, लेकिन उनका नाम लेने वाला ना उनके खानदानों में कोई मिलता है, ना उस सोसाइटी में कोई नाम लेता है, और धुतकारों की नजर से फिर उनको देखा जाता है। ये हमने पढ़ा है, देखा है, और आगे भी देखते रहेंगे। फाजिल साहब, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, चूंकि चर्चा सरकार में भी हो रही है, मुंबई में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, हम लोग दिल्ली में भी बैठकर चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने भी कि भाई सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, कम से कम सभी दलों को बुला लिया जाए। आपस में ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसका एक बड़ा नाम है और करीब करीब देश भर के हर राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं, व्यवसाय करने आते हैं, बड़े उद्योगपति से लेकर और ठेला लगाने वाले लोगों तक। लेकिन कोई भी प्रयास अब तक नहीं हुआ है कि बैठकर कम से कम सभी दलों को बुलाकर चर्चा कर ली जाए, इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जाए। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हो रहा। इसका हल मनोज जी सिर्फ एक है कि उत्तर भारतीय की जितनी पार्टियां हैं सभी लोग 10,000 आदमी राज ठाकरे घर पे हमला कर दें, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ये लोग भी कर दें, तभी इसका इलाज होगा। टिट फॉर टैट से देश चलता है ना, ये संविधान से अब देश नहीं चल रहा है। अब देश चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये दादागिरी से देश चल रहा है, कहां संविधान से देश चल रहा है। अभी मैंने तो कहा ना कि आकर अमिताभ बच्चन के घर पर हमला कर दें, और ये लोग करेंगे, देख लीजिएगा आप। अभी यस बैंक के मैनेजर तक पहुंचे हैं, टेम्पो वालों से यस बैंक के मैनेजर तक पहुंचे हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के ऊपर भी हमले होंगे। और जिस दिन ये राज ठाकरे, उत्तर भारत की पार्टियां 10,000 लोग इकट्ठा होकर राज ठाकरे घर जाकर पूछे कि भाई अब बताओ तुम्हारे साथ हम लोग क्या करें, तब पुलिस भी आ जाएगी, तब संविधान भी आ जाएगा, तब सरकार भी आ जाएगा। तो क्या देश यही चाहता है, यही सब चलेगा देश के अंदर? फिर पुलिस की क्यों इतना टैक्स जीएसटी दे रहे हैं हम लोग? फिर सब लोग अपने घरों में, फिर भाजपा के नेता खुलेआम कहते हैं कि तलवारें रखो, किरपाण रखो, तलवार रखो, बंदूक रखो, राइफल रखो, रिवॉल्वर रखो। इस तरह की जो भाषा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में अब तो बोली जा रही है। तो फिर क्या करें इसका? अब 28% जीएसटी क्यों दे हम? क्यों दे 28% जीएसटी जब सरकार इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने में आगे लगी है? तो फिर पुलिस किस काम की है? पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं रह गया। पुलिस तो वसूली गैंग बन चुका है। पुलिस थाने में बैठ करके केवल जनता से वसूली गैंग चला रही है। पुलिस सरकार की जैसी सरकार होती है, जिसको कहो मुकदमा में फंसा दो, जिसको कहो जेल भेजवा दो, यही सब तो चल रहा है देश के अंदर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है तो भाजपा के लोग बुरा लग जाता है कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज अगर उत्तर भारतीय लोग 10,000 आदमी जाकर राज ठाकरे के घर पे बोल चले जाएं तो क्या कर लेंगे? फिर तो पुलिस आएगी ना, राज ठाकरे को बचाने तो आएगी। भले यूपी वालों को बचाने ना आवे, बिहार के बचाने ना आवे, लेकिन राज ठाकरे को बचाने तो आएगी। और अगर नहीं आएगी तो क्या राज ठाकरे बचा लेंगे अपने आप को? ये कहां ले जा रहे हैं आप देश को, समझिए इस बात को। और ठीक है, ये एक अपने पार्टी प्रोपेगेंडा भी है, इस तरह की वारदात करके वीडियो बनाना। उसके दिल में डर ही नहीं है बिल्कुल कि हमारा वीडियो जाएगा, पुलिस देखेगी, कानून देखेगा, अदालत देखेगी तो हमको सजा हो सकती है। डर ही नहीं है, बल्कि बाकायदा प्रोवोकेशन हो रहा है। खास करके हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों महिलाएं भी मिली होंगी, वो भी किसी से पैसा लेकर के, एक हिंदी बोल रही होगी, एक मराठी में झगड़ा करके वीडियो बना के और ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करके ये राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स चल रही है। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो कौन आदमी है जो कैमरा लेके वहां खड़ा है जो आपका वीडियो बना रहा है? ये खुद वीडियो बनवाते हैं, फिर उसको सर्कुलेट करते हैं और उसके लिए अपना पैसा लेते हैं, और यही नेता उनको पैसा दे करके उनको इस काम के लिए तैयार करते हैं। नहीं तो आप सोचिए, जिसका वीडियो बन जाए और पुलिस के पास कोई कानून ही नहीं उनको पकड़ने का। आम आदमी को पकड़ने के लिए अगर पुलिस के साथ आपने थोड़ा सा भी कुछ बदतमीजी कर दिया या सिर्फ कानून पूछ लिया कि किस कानून के तहत आप मुझे रोक रहे हैं, उसके पास 100 कानून आ जाता है बताने के लिए। लेकिन इन लोग के लिए उनके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए कि पार्टी पॉलिटिक्स ने, नेताओं ने उनके हाथ बांध रखे हैं। जिस दिन हाथ खुल जाएंगे, पुलिस होती है, वो 1 मिनट में सीधा कर देगी। लेकिन आज उनको विधायक रोक लेता है, सांसद रोक लेता है, क्षेत्र के नेता रोक लेता है। तो ये जो पार्टी की, इसी को दोहरी राजनीति कहते हैं। बीजेपी तो राष्ट्रवाद की बात करती है और बंबई में क्या कर रही है? वहां उसका राष्ट्रवाद खत्म हो जा रहा है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि संपूर्ण राष्ट्र के प्रति अपनी स्नेह और प्यार दिखाइए। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? यहां तो बीजेपी प्रोवोकेट कर रही है, प्रोवोक कर रही है इनको कि हाँ ठीक है तुम मारो ताकि उत्तर भारतीयों का वोट हमको मिले। इसलिए कर रहे हैं ना ऐसे। जो मराठी का वोट मिलेगा, उत्तर भारतीय का वोट तो कौन लेता है? बीजेपी तो लेती है वहां पे, और तो कोई पार्टी है नहीं, या तो कांग्रेस लेती है। तो ज्यादा बीजेपी को वोट मिले, इसीलिए तो ये लोग चाह रहे हैं ना कि जब मराठी लोग उत्तर भारतीयों को मारेंगे तो उनका एक तरफा वोट हमको मिलेगा। तो दोनों तरफ से बात वही है। लेकिन अगर ये भीड़ राज ठाकरे के घर जाती है तब पुलिस आएगी, तब कानून संविधान काम करेगा, तब यही नेता काम करेंगे, यही सरकार काम करेगी।
और जिस दिन ये भीड़ अमिताभ बच्चन के घर चली गई, जिस दिन ये भीड़ मुकेश अंबानी के घर चली गई, तब संविधान आएगा, तब यही सरकारें काम करने लगेंगी। जी मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फाजिल साहब का, शुक्रिया करेंगे सोहेल साहब का, जो विस्तार से इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। मराठी हिंदी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी का छुपा हुआ एजेंडा भी सामने आ रहा है। मनसे मराठियों के लिए 80% रिजर्वेशन की मांग कर खुद को मराठियों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। नागपुर के लोग मनसे की गुंडागर्दी को किस तरीके से देखते हैं, नागपुर से कैलाश सुगंधी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम नागपुर के मोमिनपुरा एरिया में खड़े हैं। जो मनसे जो है जिस प्रकार लगातार आक्रामक होती जा रही है, चाहे मुंबई की बात करें या नागपुर की बात करें या नागपुर के सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंकों की बात करें या फिर यहाँ पर जो है मराठी मुद्दे को ज्यादा तवज्जो जो एमएनएस यहाँ नागपुर में भी दे रहा है, तो ये कहाँ तक सही है। और जो वाक्य सामने आया कि मनसे जो है 80% आरक्षण का भी खेल जो है चुनावों में खेल सकती है। आखिर मनसे की पकड़ अगर मुंबई के अलावा क्या पूरे महाराष्ट्र में, क्या मनसे की लोकसभा सीट है या मनसे की विधानसभा सीट है, यही जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मोमिनपुरा के समाज सेवी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से मनसे आक्रामक हो रही है और लगातार हिंदी भाषियों के अलावा अभी साउथ के लोगों को भी निशाना बना रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसका चुनावी फायदा जो है एमएनएस को मिल रहा है? इसका फायदा चुनाव में एमएनएस को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र केवल मराठी मानुस का नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हर स्टेट के, हर जाति, हर समाज के लोग आकर के मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं और महाराष्ट्र के निर्माण में, महाराष्ट्र के बनाने में, महाराष्ट्र के उद्योग चलाने के लिए पूरे हिंदी भाषियों का सहयोग है। और हिंदी भाषियों से पूरे महाराष्ट्र के कारखाने चलते हैं, उनके समझ लीजिए कारखाने चलते हैं, उनकी बिल्डिंग बनती है महाराष्ट्र के उद्योगपतियों की। यदि मनसे ने हिंदी और मराठी का जो मुद्दा लाया है इस महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के उद्योग को इससे काफी हानि पहुंचने वाली है। हम मराठी के हमेशा से हितैषी है, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, उत्तर भारतीय हो, केरल के लोग हो, कर्नाटक के लोग हो। इन्होंने महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उद्धव राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को, जिनका कोई राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के निर्माण में आज तक एक ईंट तक के नहीं रखा है। ऐसे व्यक्ति के को जनता ने नकार देना चाहिए। और रही बात उनके आगे चुनाव लड़ने के इस नागपुर की धरती पे, विदर्भ की धरती पर, तो मनसे का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ। यदि मनसे के कार्यकर्ता आकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे या कोई प्रयास करेंगे, तो ये समझ लीजिए उनको वापस लौटना पड़ेगा मुंबई में खाने के लिए। क्या आपको लगता है कि मनसे जो है बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर हिंदी मराठी का राग अलाप रही है, तो क्या मनसे सफल होंगी? नहीं सफल होंगी। ये गलत है, जगह जगह लोग को मारे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं मनसे के लोग। राज ठाकरे ने मना करना चाहिए, वो अध्यक्ष है एमएनएस के, जो भी हो रहा है ये सब गलत है। और ये सब क्या है, राजकारण है। और ये बीएमसी का चुनाव आने वाला है, ये बीएमसी के चुनाव को देखते हुए ये सब काम हो रहा है, ये सबसे सरासर गलत है। ऐसा करने से लोगों में आपस में उपद्रव होगा, टकराव होगा, ये चीज अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मनसे इस बार कुछ चुनाव में हिंदी मराठी के मुद्दे के मद्देनजर क्या ज्यादा सीटें पा सकती है? बिल्कुल नहीं पा सकती। हमारे यहाँ महानगर पालिका के भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये सब चीज बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ जो भी होगा सब अच्छा होगा और अच्छे तरीके से इलेक्शन होगा हमारे यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका में। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से मनसे मुंबई के बाद में नागपुर में भी आक्रामक है, जिस प्रकार से बैंकों पे कालिक पोती जा रही है, बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ जड़े जा रहे हैं, क्या जबरदस्ती करने पे आप मराठी बोलेंगे? नहीं, यहाँ पर नहीं बोलेंगे ना सर, मराठी ऐसा जबरदस्ती करके कैसा बोलेंगे? भारत देश में रह रहे ना सर, ऐसा है। भारत देश में जो हिंदी भाषा है वो हिंदी बोले, जिनको महाराष्ट्रियन और महाराष्ट्रियन बोले, सब अपनी भाषा के हिसाब से जीवन व्यतीत करे। ये ऐसा है कि गलत हो या ना, इससे संदेश जाता है ना
महाराष्ट्रियन ये वो अब गलत तक मराठी का मुद्दा एमएनएस ने नहीं बोला था, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो मराठी Yes, का sir. मुद्दा कहाँ तक सही लगता है? बिल्कुल गलत मुद्दा है ये सर। क्या इसमें एमएनएस सफल होगा? नहीं, बिल्कुल सफल नहीं होगा सर। अगर चुनाव होते हैं तो आप एमएनएस कैंडिडेट को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से एमएनएस जो है मराठी मुद्दे को भुनाते हुए 80% रिजर्वेशन का भी प्रावधान रख सकती है चुनाव जीतने के लिए, तो क्या मनसे को जो लोगों के वोट जो है वो तब्दील होंगे मराठी भाषा का जो जिस तरफ से कॉन्सेंट्रेट कर रही है मनसे, तो क्या वोटों में तब्दील हो सकते हैं? देखो, ऑटो का तो ऐसा अभी ऑटो का तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं राज ठाकरे साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि शायद राज ठाकरे साहब ने राष्ट्रगीत पढ़ा नहीं है, जिसमें राष्ट्रगीत में हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी सबका जिक्र होता है। और राज ठाकरे साहब को ऐसा लगता है कि संविधान को और राष्ट्रगीत को और यहाँ की सारी चीजों को एक तरफ रखकर अपनी गुंडागर्दी करना चाहते हैं। और राज ठाकरे साहब की ये जो पार्टी है, ये मनसे जो उनका लोगो है वो मेरे ख्याल से ट्रेन का लोगो है। तो ये लोगो हटा करके मैं बोलूंगा उनको मन से, वो नहीं मन से, उनको अब यहाँ से काम करना पड़ेगा। मन से बदलो, सोच बदलो, देश बदलो और अपनी राजनीति बदलो। अब उनको काम करना है मन से, जब जाकर के वो किसी क्षेत्र में, किसी शहर में अपना पैर पसार सकते हैं। क्या बुनियादी सुविधाओं को दरकिनार करते हुए मनसे जो हिंदी मराठी की राजनीति कर रही है, क्या वो सही है? देखो, राजनीति का तो ऐसा है, पहली बात तो राज ठाकरे साहब के पास ना कोई खासदार है ना सांसद है। आपके पास जब जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो आप ये देश में क्यों ऐसा यानी गुंडागर्दी कर रहे हो, लाइन ऑर्डर को आप वो कर रहे हो। राज ठाकरे के पास ऐसी ताकत है क्या जो आप लोगों में यानी ऐसा नफरत फैला रहे हो कि आपके पास 5-10 खासदार है, सांसद है, विधायक है, आपके पास है कुछ नहीं, आप खाली फुकट हंगामा कर रहे हो। भाषा की राजनीति में क्या मनसे कामयाब होंगी? नहीं, कभी सफल नहीं होगी मन से। यहाँ प्यार से, मोहब्बत से बात की जाती है, वही सफल होती है। मन से हिंदी ले दे के चुनावी समय हिंदी और मराठी भाषा लाती है। वो हिंदी मराठी भाषा लाके क्या बताना चाहती है मन से? पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनकी एक भी सीट नहीं है और बात बड़ी बड़ी करते हैं राज ठाकरे जी। तो मैं राज ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि साहब, आप हिंदी मराठी की बात को एक तरफ रखिए। आप पहले बेरोजगार जो आज का युवा जो बेरोजगार है, आप बुनियादी बात को ले लो तो बेरोजगार जो भी है लड़का है, युवा है, उसको आप रोजगार देने की बात करिए। जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं आप उनको रोकिए। आप ये बुनियादी बात नहीं करते। आप ले देके हिंदी और मराठी की बात करती है। हिंदी मराठी एक अस्तित्व है। हम हर भाषा का, हिंदी मराठी भाषा का, हर भाषा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ बेरोजगार है, रोजगार चाहिए हमें। यहाँ के महाराष्ट्र के युवा को रोजगार चाहिए। आज कई युवा लड़के लड़कियां जो अपने हाथों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनको नौकरियां नहीं मिल रही। आप नौकरियों की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ हिंदी और मराठी, हिंदी और मराठी। आज गरीब का घर चूल्हा कैसा जल रहा है, आपने देखा है कभी झांक के? वहां जाइए, आप पूछिए कि गरीब के 2 वक्त का, 3 वक्त का खाना कैसा पक रहा है, वो कैसी मजदूरी कर रहा है। आज हमारे महाराष्ट्र का, हमारे देश का किसान किस तरह का बर्तान है। आप किसानों की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ हिंदी और मराठी की बात कर रहे हो। साहब, आप 80% की बात करते हो, आप सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात करते हो, आप सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों से हिंदी मराठी मुद्दा जो है अब तक सामने नहीं आया, अभी चुनाव आते ही हिंदी मराठी मुद्दा आ गया, आपको क्या लगता है? उनके पास दूसरा मुद्दा है नहीं ना। मराठी का मुद्दा और हिंदी को, मराठी का मुद्दा लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी सिर्फ थाना, मुंबई तक के थाना, कुछ इलाके हैं मुंबई के, वहीं मराठी चलती है। हमारा महाराष्ट्र में तो नागपुर आते हैं, पुणे आता है। आपने देखा है कभी यहाँ पे? यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हर कोई अपनी भाषा, अपना अधिकार है। संविधान अपने को अपना अधिकार देता है। संविधान के हिसाब से यहाँ पे लोग हिंदी में भी बात करते हैं, उर्दू में भी बात करते हैं, मराठी में भी बात करते हैं। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि नहीं तेरे को मराठी बोलना ही पड़ेगा, ये गलत बात है। ये हमारे देश का संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, हम संविधान के अधिकार पे हम बात करेंगे। आप जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते। क्या आने वाले चुनाव में विदर्भ में हिंदी मराठी के मुद्दे के मद्देनजर क्या मनसे को सीटें मिल सकती हैं? नहीं मिलेंगी ना। आज का युवा सिर्फ देख रहा है, आज का वोटर चाह रहा है कि हमको सिर्फ रोजगार की बात करे। रोजगार की बात जो करेगा वो सत्ता में आएगा, और हिंदी मराठी की बात करेगा उससे कोई फायदा नहीं है। तो लगातार हिंदी भाषियों को पहले निशाना बनाया जा रहा था, अभी साउथ के लोगों को निशाना बना रहे हैं, गरीब लोगों को निशाना बना जा रहा है, तो क्या गरीब ही एमएनएस के निशाने पर? ये ऐसे कमजोर लोगों पे निशाना बनाते हैं, किसी को डरा धमका कर कि तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा, तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा। जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा बेरोजगार है, वो अपना नीचे मुंडी करके उनकी बात सुन लेता है। लेकिन इससे जो पढ़ा लिखा, जो आज महाराष्ट्र के अंदर, जो पूरे देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग सब समझते हैं
कि आज हिंदी मराठी जरूरी है या अपना पेट जरूरी है। आदमी रोजगार, आज का युवा सब समझ रहे हैं कि हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार होगा तो हम आगे देखेंगे, हिंदी मराठी के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मोमिनपुरा के समाज सेवी। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर एमएनएस का कोई कैंडिडेट भी खड़ा होता है तो हम उसे वोट नहीं देंगे। ये प्रोपोगंडा की राजनीति कर रहे हिंदी मराठी। अब तक सालों में इनको हिंदी मराठी की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही ये मुद्दे को मुंबई से लेके नागपुर तक भुनाया जा रहा है। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता में इस चीज का कोई असर देखने को नागपुर में नहीं मिल रहा है। इंडिया न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा।